स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों संगम अकादमी के YouTube चैनल में। मैं अंबुज श्रीवास्तव आज हम अपने प्यारे छात्रों के लिए लेकर के आए हैं पहला टॉपिक, और पहला टॉपिक है टेंस। हम लोग आज से टेंस की चर्चा शुरू करते हैं। टेंस के बारे में हम बताना शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं कि मैंने आपको बताया था नंबर, पर्सन, जेंडर और केस के बारे में, और मैं आशा करता हूं कि नंबर, जेंडर, केस की बात और पर्सन की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम टेंस की बात करते हैं। तो टेंस यानी टाइम एंड टेंस। देखिए, टेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं यह मान करके कि आपको टेंस आता है। आप मेरे तरीके से भी टेंस को समझ लीजिए। मैं अपने तरीके से आपको अपनी बात को समझाना चाहता हूं, लेकिन यह मान करके मैं बताना प्रारंभ करता हूं कि आपको टेंस आता है। तो टेंस स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड टेंस की बात की जाए तो टाइम एंड टेंस, टाइम भी समय को प्रदर्शित करता है, टेंस भी समय को प्रदर्शित करता है। टेंस का डेफिनेशन होता है कि टेंस शोज द टाइम ऑफ एक्शन, यानी टेंस कार्य के समय को प्रदर्शित करता है। यानी टेंस से ही हम पता कर पाते हैं किसी सेंटेंस को पढ़ करके कि कार्य कब हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है कि पास्ट में हुआ है कि फ्यूचर में हुआ है। यह हम पता लगा पाते हैं टेंस के माध्यम से। इसलिए टेंस का डेफिनेशन हो जाता है टेंस शोज द टाइम ऑफ एक्शन। टेंस कार्य के समय को प्रदर्शित करता है। लेकिन हम लोग हमेशा बात करते हैं कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं, हम लोग यह बात नहीं करते कि टाइम के कितने प्रकार होते हैं। तो टेंस के कितने प्रकार होते हैं, टेंस के बारे में ही हमेशा हम बात करते हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि टाइम और टेंस में कुछ बेसिक डिफरेंस है। वह डिफरेंस क्या है समझ लीजिए। जैसे हम टाइम की बात करें, भाई यह टाइम कभी न कभी तो आरंभ हुआ ही होगा। वो बात की बात है कि हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। हम फिर भी इमेजिन कर लेते हैं कि टाइम यहाँ से आरंभ हुआ, टाइम यहाँ से आरंभ हुआ, ये टाइम चलने लगा, चलते 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 टाइम वहाँ पहुँच गया जिस टाइम में हम लोग अपने जीवन के अस्तित्व में हैं। जिस टाइम में हम लोग अपने जीवन के अस्तित्व में हैं, टाइम यहाँ पहुँच गया और हम लोग अपने जीवन के वर्तमान के अस्तित्व में हैं। वर्तमान को आपको पता होना चाहिए, वर्तमान को हम कहते हैं प्रेजेंट, यानी हम लोग अपने प्रेजेंट टाइम में हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहीं पर यह टाइम रुक जाएगा। टाइम तो यह आगे अनवरत रूप से चलता रहेगा, टाइम निरंतर रूप से यह चलता रहेगा। तो आगे आने वाला जो टाइम होगा, आगे आने वाले टाइम को हम कहेंगे कि यह भविष्य का टाइम है, और भविष्य को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचर। यानी यह आगे आने वाला जो टाइम होगा वह फ्यूचर का टाइम होगा। अभी जो टाइम चल रहा है प्रेजेंट का टाइम है, और अभी के पहले जो बीता हुआ समय है, बीते हुए समय को हम कहते हैं पास्ट, अर्थात यह पास्ट का टाइम कहलाएगा। अर्थात स्पष्ट हो गया कि हम लोगों ने टाइम को 3 भाग में डिवाइड कर लिया। टाइम को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। लेकिन अब देखा जाए तो टाइम तो ये तीनों ही है, यह पास्ट का टाइम है, यह प्रेजेंट का टाइम है, यह फ्यूचर का टाइम है। टाइम तो तीनों ही है। जब इनमें से किसी एक टाइम की बात की जाए, जैसे हम पास्ट के टाइम की बात कर लेते हैं, जैसे ये पास्ट का टाइम यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये चलने लगा, चलते 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 यहाँ पर पहुँच गया। अर्थात वह समय जो एक पॉइंट से आरंभ हो और दूसरे पॉइंट पर पहुँचे, तो 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच का जो अंतराल होता है, इस अंतराल को हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम।
दो समय बिंदुओं के बीच का जो अंतराल होता है यह अंतराल कहलाता है पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात यह पास्ट का पीरियड ऑफ टाइम कहलाएगा, यह प्रेजेंट का पीरियड ऑफ टाइम कहलाएगा, यह फ्यूचर का पीरियड ऑफ टाइम कहलाएगा, अर्थात यह एक पीरियड ऑफ टाइम कहलाएगा। और एक पीरियड ऑफ टाइम को ही हम टेंस कहते हैं। अर्थात आपको बात यह समझ में आ गई होगी कि टेंस डिनोट्स अ पीरियड ऑफ टाइम। टेंस टाइम के एक पर्टिकुलर पीरियड को डिनोट करता है, लेकिन टाइम तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इन तीनों को डिनोट करता है। अर्थात स्पष्ट हो गया कि एक पीरियड ऑफ टाइम को हम टेंस कहते हैं। यही रीजन है कि इसको हम पास्ट टाइम ना कह के इसे हम पास्ट टेंस कहते हैं, हम इसे प्रेजेंट टाइम ना कह के हम इसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और हम इसे फ्यूचर टाइम ना कह के हम इसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो यहाँ से यह बात स्पष्ट हो गई कि टाइम को तीन पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर लिया, पास्ट का टाइम, प्रेजेंट का टाइम और फ्यूचर का टाइम। और टाइम हम इसको न कह के टेंस कहेंगे। क्यों टेंस कहेंगे, यह बात आपको यहाँ से स्पष्ट हो गई। यह पास्ट का टाइम है, यह प्रेजेंट का टाइम है, यह फ्यूचर का टाइम है, यानी कि यह पास्ट टेंस, यह प्रेजेंट टेंस, यह फ्यूचर टेंस हो गया। तो निष्कर्ष के रूप में हमें मिल गया कि टेंस के तीन प्रकार होते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि हम लोग अपने कार्यों को कितने प्रकार से करते हैं। हम लोग अपने कार्य को जितने प्रकार से कर लेंगे उतने प्रकार से हम उसे ट्रांसलेट कर लेंगे। जैसे हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में कितने प्रकार से हम लोग अपने कार्यों को करते हैं। जैसे सपोज दैट इस समय हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, पढ़ने का या पढ़ाने का या देखने का या सुनने का या समझने का, जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, हमारा कार्य जारी है। हमारा कार्य जारी है, अर्थात जब हम कोई कार्य करते हैं और हमारा कार्य जारी रहता है तो जारी रहने को हम इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यू। अर्थात ऐसे स्थिति में हम कंटिन्यूअस टेंस या कंटिन्यूअस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अर्थात एक बात स्पष्ट हो गई कि जब हम कोई कार्य करते हैं और हमारा कार्य जारी रहता है तो जारी रहने को हम कहते हैं कंटिन्यू। तो ऐसे स्थिति में हम कंटिन्यूअस टेंस या कंटिन्यूअस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारा कार्य पूरा हो जाता है और पूरा होकर के भी जारी रहता है। जैसे सपोज दैट आपने 10 बजे से पढ़ना शुरू किया, 10 से 11 आपने पढ़ा, 11 से 12 आपने पढ़ा, 12 से 1 आपने पढ़ा, तो पढ़ने का कार्य तो आपने पूरा कर ही लिया। लेकिन अगर 1 बजे के बाद भी आप पढ़ रहे हैं तो पूरा होने के साथ साथ अभी जारी भी है। अर्थात जब हम कोई कार्य करते हैं तो एक समय आता है कि हमारा कार्य पूरा हो जाता है और पूरा होकर के भी जारी रहता है। मतलब साफ है कि ऐसी स्थिति जब हम कोई कार्य करते हैं और हमारा कार्य पूरा हो जाता है कुछ और पूरा होने के साथ साथ जारी भी रहता है, तो ऐसे स्थिति में हम पूरा होने को कहते हैं परफेक्ट। पूरा होने को कहते हैं परफेक्ट और जारी रहने को कहते हैं कंटिन्यू, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम कोई कार्य करते हैं तो एक ऐसा समय आता है जिस समय हमारा कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अर्थात ऐसी स्थिति जब हम कोई कार्य करते हैं और हमारा कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो पूरा होने को हम कहते हैं परफेक्ट, यानी स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में हम परफेक्ट टेंस या फिर परफेक्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि जब हम कोई कार्य करते हैं और हमारा कार्य अनिश्चित रहता है तो अनिश्चित को हम इंग्लिश में कहते हैं इनडेफिनिट। तो ऐसे स्थिति में हम वहाँ पर इनडेफिनिट टेंस या फिर इनडेफिनिट फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
तो यहां से स्पष्ट हो गया कि हम वर्तमान में अपने कार्यों को 4 प्रकार से करते हैं, अर्थात 4 प्रकार के टेंस आपको मिल गए, 4 प्रकार मिल गए प्रेजेंट के, यानी प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार मिल गए, एक कंटिन्यूअस टेंस, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक परफेक्ट टेंस और एक इंडेफिनिट टेंस। और जब प्रेजेंट में हम अपने कार्य को 4 प्रकार से करते हैं तो पास्ट में भी 4 प्रकार से ही करते थे और आशा है कि फ्यूचर में भी हम 4 प्रकार से ही करेंगे। तो तीनों ही टेंसेज के 4 प्रकार मिल गए, कुल मिलाकर हम लोगों को 12 प्रकार के टेंसेज को पढ़ना होगा। तो 12 प्रकार के टेंसेज को हम लोगों को पढ़ना होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपने टेंस पढ़ा होगा, आप लगभग हर क्लास में आपको टेंस पढ़ने को मिला होगा, तो जब भी आप टेंस पढ़ते होंगे आप इंडेफिनिट से शुरू करते होंगे, लेकिन हम लोग इस क्लास में इंडेफिनिट से न शुरू करके हम लोग कंटिन्यूअस टेंस से स्टार्ट करते हैं, इसलिए कि कंटिन्यूअस टेंस थोड़ा आसान टेंस है, तो हम कंटिन्यूअस से स्टार्ट करते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस स्टार्ट करेंगे तो हम लोगों को तीनों टेंस का कंटिन्यूअस एक साथ पढ़ना होगा, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, पास्ट का कंटिन्यूअस, फ्यूचर का कंटिन्यूअस, तीनों टेंस का कंटिन्यूअस एक साथ पढ़ना होगा, यानी तीनों टेंस को एक साथ लेकर हम लोगों को चलना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूअस टेंस। आइए हम देखते हैं कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होगा। सबसे पहले हम पहचान की बात करते हैं, फिर इसके कंस्ट्रक्शन, इसके स्ट्रक्चर की बात किया जाएगा। अब कंटिन्यूअस टेंस की बात की जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों टेंस का कंटिन्यूअस टेंस का पहचान सबको पता होगा कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आए वह सेंटेंस प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होगा, और जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आए तो वह पास्ट का कंटिन्यूअस होगा, और जिस हिंदी सेंटेंस के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आए तो वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। अब इस प्रकार से आपको इतनी जानकारी तो पहले से होगी ही, आप मेरे तरीके से इसी बात को समझ लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कंटिन्यूअस टेंस का पहचान हम आपको बता देते हैं, और कंटिन्यूअस टेंस का पहचान हम आपको बता देते हैं, केवल कंटिन्यूअस का पहचान बताएंगे तो तीनों टेंस का कंटिन्यूअस का पहचान आप स्वतः ही बना लेंगे। कंटिन्यू का मतलब होता है, सबको पता है, जारी रहना। कंटिन्यू का मीनिंग होता है जारी रहना, कंटिन्यू से ही कंटिन्यूअस बना है, अर्थात कंटिन्यूअस टेंस का पहचान आपको पता हो गया कि जब कोई कार्य जारी रहता है तो ऐसे स्थिति में हम वहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अर्थात कंटिन्यूअस टेंस का पहचान हमें मिल गया कि जब किसी कार्य के जारी होने का भाव व्यक्त करना होता है तो ऐसे स्थिति में हम कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और जब आप कंटिन्यूअस टेंस का पहचान पता कर लिए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पहचान स्वतः ही बना लेंगे कि जब वर्तमान में किसी कार्य के जारी होने का भाव व्यक्त करना होगा तो ऐसे स्थिति में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जब भूतकाल में किसी कार्य के जारी होने का भाव व्यक्त करना होगा तो ऐसे स्थिति में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, और जब भविष्य में किसी कार्य के जारी होने का भाव व्यक्त करना होगा तो ऐसे स्थिति में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों का पहचान आपको पहले से पता है कि अगर है हो आता है वाक्य के अंत में तो प्रेजेंट का होगा, था थे थी आता है तो पास्ट का होगा, और गागे गी आता है तो फ्यूचर का होगा। मतलब कि आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का पहचान पता है
केवल आपको कंटिन्यूअस टेंस का पहचान समझना है, आपको पता हो गया, इस बात को लिख लीजिए, इसका पहचान स्पष्ट हो जाएगा। When there is a sense of continuity, we make the sentence in continuous tense। यहां से कंटिन्यूअस टेंस का पहचान आपको पता हो गया कि व्हेन देयर इज अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी वी मेक द सेंटेंस इन कंटिन्यूअस टेंस। और जब आपको कंटिन्यूअस टेंस का पहचान पता हो गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पहचान स्वतः बना लेंगे। आपको कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, यहाँ पर इन प्रेजेंट जोड़ देंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान हो जाएगा। यहाँ पर इन पास्ट जोड़ देंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान हो जाएगा। और यहाँ पर इन फ्यूचर जोड़ देंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान हो जाएगा। यानी स्पष्ट हो गया कि आपको कंटिन्यूअस टेंस का पहचान पता हो गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस तीनों टेंस के कंटिन्यूअस का पहचान आप स्वतः बना लेंगे। तो पहचान की बात यहाँ से स्पष्ट हो गई। आगे हम बात कर लेते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के किस फॉर्म का प्रयोग करना होगा। तो आइए इस बात को भी समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है फॉल, फॉल का मीनिंग होता है गिरना, सबको पता है। फॉल के साथ हम ज्वाइन कर देते हैं ट्री। फॉल मतलब गिरना और ट्री का मतलब होता है पेड़। दोनों को हमने एक साथ ज्वाइन कर दिया, फॉल और ट्री हो गया। अब फॉल के साथ हम ज्वाइन कर लेते हैं ING। अब यह बन गया फॉलिंग ट्री। तो फॉलिंग ट्री का अर्थ हो जाएगा गिरता हुआ पेड़। फॉलिंग ट्री का मीनिंग यहाँ से स्पष्ट हो गया, गिरता हुआ पेड़। और यदि कहा जाए गिरता हुआ पेड़ तो स्पष्ट है कि पेड़ के गिरने का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, पेड़ के गिरने का कार्य जारी है। यानी कि पेड़ के गिरने का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी जारी है। अगर इसी को हम बना देते हैं फॉलेन ट्री बना देते हैं तो फॉलेन ट्री का अर्थ हो जाएगा गिरा हुआ पेड़। और यदि कहा जाए गिरा हुआ पेड़ तो स्पष्ट है कि पेड़ के गिरने का कार्य हो चुका है, पेड़ के गिरने का कार्य समाप्त हो चुका है। यानी स्पष्ट है कि फॉलेन ट्री से मीनिंग स्पष्ट है कि यहाँ से पेड़ के गिरने का कार्य पूरा हो चुका है। और फॉलिंग ट्री से स्पष्ट है कि पेड़ के गिरने का कार्य जारी है। और मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिला दूं, आप याद कीजिए, आपको बताया गया होगा कि जब वर्ब का ING फॉर्म किसी नाउन को क्वालिफाई करे तो वह एडजेक्टिव हो जाएगा, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। और आपको यह पता होना चाहिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल तो सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है। और यह भी बात आपको बताया गया होगा कि वर्ब का जब थर्ड फॉर्म किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर फॉलेन ट्री को क्वालिफाई कर रहा है, ट्री नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। यानी स्पष्ट है कि फॉलेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है, अर्थात यह पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। अगर हम फॉलिंग ट्री के साथ ज्वाइन कर देते हैं आयशा और फॉलिंग ट्री, मैंने एक गिरते हुए पेड़ को देखा, तो स्पष्ट है कि पेड़ अभी गिरा नहीं था, पेड़ के गिरने का कार्य जारी था, तभी मैंने देखा था। यानी फॉलिंग ट्री से स्पष्ट है कि पेड़ के गिरने का कार्य जारी है। तो निष्कर्ष के रूप में हमें मिल गया कि जब हमें किसी कार्य के जारी रहने
का भाव व्यक्त करना होता है तो ऐसे स्थिति में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अर्थात वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हमको निष्कर्ष के रूप में यहाँ से मिल गया कि कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ से यह जानकारी हमें मिल गई। आइए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस में असर्टिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इसको आवश्यकता हो आप नोट करते चलिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस को कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, असर्टिव कंस्ट्रक्शन जानते हैं। असर्टिव कंस्ट्रक्शन को हम जान लेते हैं। असर्टिव कंस्ट्रक्शन के अनुसार सबसे पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात हमें लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हम लोगों को तीनों टेंस का कंटिन्यूअस एक साथ पढ़ना है, तो तीनों टेंस के कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हम लिख लेते हैं। यहाँ पर तीनों टेंस के कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिए। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल तथा शैल। इसके तुरंत पश्चात आपको लिखना होगा नॉट अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो, क्योंकि आपको पता है असर्टिव सेंटेंस में तो अफर्मेटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है। तो सेंटेंस यदि नेगेटिव हो जाए तो नॉट का प्रयोग करना होगा। नॉट के पश्चात बी लिखना होगा, लेकिन बी का प्रयोग केवल और केवल फ्यूचर के कंटिन्यूअस में करना होगा। तो आइए हम इसको एरो से मैच करा लेते हैं। यहाँ से स्पष्ट हो गया कि विल अथवा शैल के साथ बी का प्रयोग करना होगा। इसके तुरंत पश्चात मेन वर्ब में हमें आईएनजी जोड़ना होगा। आईएनजी हमने जोड़ दिया। इसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखना होगा। ऑब्जेक्ट के पश्चात एटसेट्रा लिखना होगा और असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो यह हो गया असर्टिव कंस्ट्रक्शन। अब आइए हम लोग इस कंस्ट्रक्शन की सारी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आपको लिखना होगा। सब्जेक्ट की बात की जाए, आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए कि डूअर इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेंटेंस में कार्य करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और यह बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। सेंटेंस को तीन प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं। पहला आपको हमने तरीका बताया था कि डूअर इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेंटेंस में कार्य करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। दूसरा तरीका आपको बताया गया था कि वाक्य में जिसके बारे में बात किया जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और तीसरा प्रकार हमने बताया था कि जब सेंटेंस में हु से प्रश्न करेंगे तो हु से प्रश्न करने पर जो उत्तर में आता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट को पहचान करने का तीन तरीका आपको बताया जा चुका है। सब्जेक्ट के बाद आगे बढ़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर, वाज, वर, विल, बी और शैल बी का यूज आपको समझना होगा। इसको समझने के लिए हमने एक चार्ट बनवाया था जिसमें नंबर, पर्सन, जेंडर और केस की बात की गई थी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको नंबर, पर्सन, जेंडर और केस पता होगा। तो आइए आप इसको नोट करते चलिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज का प्रयोग कहां पर करना होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ
इज का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग करते हैं, अर्थात ही, सी, इट, नेम यानी किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम, तथा सिंगुलर फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। सिंगुलर फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, इतने के साथ हमें इज का प्रयोग करना होगा। कहाँ पर एम का प्रयोग करेंगे तो नोट करते चलिए, केवल आई के साथ। एम का प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग किसके साथ किया जाता है तो फर्स्ट पर्सन में बचा हुआ है वी, सेकेंड पर्सन में आता है यू, थर्ड पर्सन में बचा हुआ है दे, तथा प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ। तथा प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ आर का प्रयोग करते हैं। वी, यू, दे तथा प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ आर का प्रयोग करते हैं। यहां से दो बातें स्पष्ट हो गई। पहली बात कि इज, एम, आर इन तीनों का प्रयोग हमें प्रेजेंट के टेंस में करना होगा। दूसरी बात कि इज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं, एम का प्रयोग केवल आई के साथ करना होता है, और आर का प्रयोग वी, यू, दे तथा प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ करना होता है। तो इस प्रकार से इज, एम, आर का यूज स्पष्ट हो गया। आगे हम बढ़ते हैं तो आइए हम समझते हैं कि वाज का प्रयोग कहाँ पर करना होता है, तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वाज का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तथा आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तथा आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, अर्थात ही, सी, इट, आई, नेम तथा सिंगुलर फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। इतने के साथ हमें वाज का प्रयोग करना होगा। कहाँ पर वर का प्रयोग करते हैं, आइए इसको भी हम नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में बचा हुआ है वी, सेकेंड पर्सन में आता है यू, थर्ड पर्सन में बचा हुआ है दे, तथा प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ, प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ वर का प्रयोग करते हैं। तो यहां से भी दो बातें स्पष्ट हो गई कि वाज तथा वर का प्रयोग हमें पास्ट के कंटिन्यूअस में करना होता है। दूसरी बात
कि वाज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तथा आई के साथ करते हैं, जबकि वर का प्रयोग वी यू दे तथा प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ करना होता है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि वाज का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, वर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। आपको जरूरत महसूस हो आप नोट करते चलिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, तो आइए हम आगे समझते हैं कि विल बी और शैल बी का प्रयोग हमें कहाँ पर करना होता है। तो विल बी और शैल बी की बात की जाए तो सबसे पहले आप यह याद रखिएगा कि विल बी और शैल बी का प्रयोग फ्यूचर के कंटिन्यूअस में करना होता है। कहाँ पर हम शैल बी का प्रयोग करते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। केवल आई तथा वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। केवल आई तथा वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। कहाँ पर विल बी का प्रयोग करना होता है, तो नोट कर लीजिए। केवल आई तथा वी के अलावा केवल आई तथा वी के अलावा शेष सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। तो यहां से भी दो बातें स्पष्ट हो गई कि शैल बी तथा विल बी का प्रयोग हमें फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस में करना होता है, और दूसरी बात कि शैल बी का प्रयोग केवल आई तथा वी के साथ करते हैं, जबकि आई तथा वी के अलावा से सभी सब्जेक्ट्स के साथ हमें विल बी का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ से हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी और शैल बी का यूज आपको समझ में आ गया होगा। आगे एक छोटी सी बात याद कर लीजिएगा कि यदि हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनी होती है, जैसे विल या शैल एक शब्द हो गया और बी दूसरा शब्द हो गया, अगर हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनी होती है और सेंटेंस नेगेटिव हो जाए तो नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के तुरंत बाद करना होता है। उसके पश्चात हम हेल्पिंग वर्ब के दूसरे या तीसरे शब्द का प्रयोग करते हैं। यही रीजन है कि विल या शैल के तुरंत पश्चात नॉट का प्रयोग किया गया है और नॉट के तुरंत पश्चात बी का प्रयोग किया गया है। तो यह बात छोटी सी बात है, इसको आप याद रखेंगे। और बी के पश्चात मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखना होगा। भाई आपको सामान्य जानकारी है कि वर्ब शोज द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, यानी क्रिया से ही किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। और यह भी सामान्य तरीके से याद रखिएगा कि मेन वर्ब का प्रयोग सेंटेंस के, हिंदी सेंटेंस के अंत में किया जाता है। तो मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ना होगा और मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ने के पश्चात ऑब्जेक्ट लिखना होगा। ऑब्जेक्ट की बात की जाए, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचान किया जाता है, तो आइए इस बात को भी हम लोग समझ लेते हैं। आपको सामान्य जानकारी होगी ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, और ऑब्जेक्ट के बारे में जानना जरूरी भी इसलिए है क्योंकि जब आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट बेस्ड होते हैं, इसलिए आपको ऑब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। तो आइए हम ऑब्जेक्ट को जानने का प्रयास करते हैं। आपको हम यह बताते चले कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं।
एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन दोनों ऑब्जेक्ट को कैसे पहचान करते हैं तो जान लीजिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग होता है, यानी निर्जीव को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह लिविंग थिंग होता है, यानी सजीव को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऐसे ही सामान्य तरीके से जूनियर सेक्शन में बता दिया जाता है कि जो नॉन लिविंग थिंग होगा, मतलब जो निर्जीव होगा, उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, और जो लिविंग थिंग होगा, जो सजीव होगा, उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ऐसे जूनियर सेक्शन में बता दिया जाता है। लेकिन मैं आपको यह भी बताते चलूं कि यह बात पूरी तरीके से ऑथेंटिक नहीं है। हर स्थिति में यह सही नहीं होगा। एक ऐसी भी स्थिति आती है कि यह गलत हो जाता है। फिर भी आइए इस तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग के बेसिस पर हम ऑब्जेक्ट को पहचान करने का प्रयास करते हैं। दो चार एग्जाम्पल भी जान लेते हैं। बाकी जब हम आपको एग्जाम्पल बताना शुरू करेंगे तो ऑब्जेक्ट में से कोई ना कोई तो आता ही रहेगा, चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। लेकिन आइए हम समझ लेते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के आधार पर कैसे पहचान करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, द टीचर इज टीचिंग अस हिंदी। द टीचर इज टीचिंग अस हिंदी। टीचर हमें हिंदी पढ़ा रहा है। इसमें टीचर को सब्जेक्ट कहेंगे, इज टीचिंग को वर्ब कहेंगे, और अस को ऑब्जेक्ट कहेंगे, और हिंदी को भी हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। लेकिन एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह खड़ा हो गया कि ये कैसे जानकारी हमें मिला कि अस और हिंदी को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या इसको एटसेट्रा में नहीं रखा जा सकता है? तो एक बड़ी चुनौती यह सामने आ जाती है जब नॉन लिविंग और लिविंग के आधार पर ऑब्जेक्ट पहचान करने की बात होती है। तो यह चुनौती हमारे सामने आ जाती है कि इसी को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे कैसे। तो इसलिए यह आपको हम एक और तरीका बताते हैं पहचान करने का, और यह तरीका पूरी तरीके से ऑथेंटिक नहीं है। एक अभी हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं, वही ऑथेंटिक तरीका है। उसी तरीके से पहचान करने आपको आना चाहिए। लेकिन अब व्यवहारिक तौर पे ऐसे ही बताया जाता है, ये भी काफ़ी हद तक सही रहता है, लेकिन यह पूरी तरीके से ऑथेंटिक नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल हम अगर यह मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है, तो अब लिविंग और नॉन लिविंग के आधार पर पहचान कर चेक कर लेते हैं। तो हिंदी की बात की जाए तो हिंदी सजीव है या निर्जीव है? भाई हिंदी निर्जीव है। हिंदी हम हिंदी को बोलते हैं, हिंदी हमको नहीं बोलती है। अर्थात हिंदी निर्जीव है, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग है तो इसे हम कहेंगे कि यह है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन अस की बात की जाए तो टीचर हमें हिंदी पढ़ाता है, हमें हिंदी पढ़ाता है। भाई टीचर जिसको पढ़ाएगा वह सजीव होगा, अर्थात सजीव के लिए अस आया है तो अस भी सजीव हो गया, और सजीव है तो हम कहेंगे कि यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी अस को हम कहेंगे कि यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से इस लिविंग और नॉन लिविंग के आधार पर बिल्कुल सही है कि हिंदी नॉन लिविंग है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। अस लिविंग थिंग है, इसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, सी इज राइटिंग अ लेटर। She is writing a letter to her brother. वह अपने भाई को
एक पत्र लिख रही है, इस सेंटेंस में सी को कहेंगे सब्जेक्ट है, इज राइटिंग को कहेंगे वर्ब है, और लेटर को कहेंगे ऑब्जेक्ट है, हर ब्रदर को भी हम कहेंगे ऑब्जेक्ट है, लेटर को हम कहेंगे कि यह नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव है, तो निर्जीव है तो इसे हम कहेंगे कि यह है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और हर ब्रदर यह सजीव है तो इसे हम कहेंगे कि यह है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल है द गोल्ड स्मिथ, द गोल्ड स्मिथ इज मेकिंग a ring for me। गोल्ड स्मिथ मेरे लिए एक अंगूठी बना रहा है, इसमें गोल्ड स्मिथ को हम कहेंगे कि यह सब्जेक्ट है, इज मेकिंग को हम कहेंगे कि यह वर्ब है, और रिंग को हम कहेंगे और मी को हम कहेंगे कि यह ऑब्जेक्ट है, यानी अ रिंग को भी ऑब्जेक्ट कहेंगे, मी को भी ऑब्जेक्ट कहेंगे। रिंग नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव है तो इसे कहा जाएगा कि यह है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी सजीव है। भाई जिसके लिए गोल्ड स्मिथ अंगूठी बना रहा है वह निश्चित रूप से सजीव होगा, और लिविंग थिंग है तो हम इसे कहेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अर्थात इसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो बिल्कुल यह सही है, लिविंग और नॉन लिविंग के आधार पर आपने पहचान कर लिया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे किसे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे। बात आपको समझ में भी आ गई होगी, लेकिन यह पूरी तरीके से ऑथेंटिक नहीं है, और ऑथेंटिक होने से पहले एक बड़ा प्रश्न यहाँ बनता है कि हम रिंग को ही और मी को ही ऑब्जेक्ट कह देंगे क्यों, और लेटर और हर ब्रदर को ही ऑब्जेक्ट कह देंगे क्यों। तो इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो एक दूसरा तरीका जान लीजिए और दूसरे तरीके से ही आप पहचान कीजिएगा, क्योंकि दूसरा तरीका ही ऑथेंटिक तरीका है। और दूसरा तरीका जान लीजिए कि जब वाक्य में व्हाट से प्रश्न करते हैं, व्हाट से प्रश्न करने पर वाक्य में जब वाक्य के क्रिया के साथ व्हाट से प्रश्न किया जाएगा, तो व्हाट से प्रश्न करने पर जो भी उत्तर में आता है सबसे पहले आप कॉन्फिडेंट हो जाइए कि उसे हम कह देते हैं कि वह ऑब्जेक्ट है, और जो भी ऑब्जेक्ट उत्तर में आता है उसे हम कह देते हैं कि वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जब वाक्य में whom से प्रश्न करते हैं, whom का मतलब होता है किसको, अर्थात जब वाक्य में whom से प्रश्न करेंगे तो whom से प्रश्न करने पर जो भी उत्तर में आएगा उसे हम कह देंगे कि वह ऑब्जेक्ट है, और जो भी ऑब्जेक्ट उत्तर में आता है उसे हम कह देते हैं कि वह है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अर्थात स्पष्ट हो गया कि whom से प्रश्न करने पर जो उत्तर में आएगा उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, और what से प्रश्न करने पर जो उत्तर में आएगा उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब आइए इस तरीके से पहचान करके देख लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है द टीचर इज टीचिंग अस हिंदी, टीचर हमें हिंदी पढ़ा रहा है। व्हाट से प्रश्न कर लेते हैं, व्हाट इज द टीचर टीचिंग, टीचर क्या पढ़ा रहा है, उत्तर में आ रहा है हिंदी पढ़ा रहा है, यानी हिंदी को ऑब्जेक्ट कह देंगे। लेकिन व्हाट से प्रश्न करने पर उत्तर में आ रहा है हिंदी, हिंदी को हम कहेंगे कि वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है और यह बिल्कुल सही है। whom से प्रश्न करके चेक कर लीजिए, whom इज द टीचर टीचिंग, टीचर किसको पढ़ा रहा है, तो उत्तर में आ रहा है कि हमको पढ़ा रहा है, यानी अस को कहेंगे कि यह ऑब्जेक्ट है। लेकिन whom से प्रश्न करने पर उत्तर में आ रहा है अस, तो whom से प्रश्न करने पर जो उत्तर में आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और बिल्कुल यह सही है। यही ऑथेंटिक तरीका है, इसी तरीके से आपको पहचान करना होगा।
अगले एग्जाम्पल में भी अप्लाई करके देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, शी इज राइटिंग अ लेटर टू हर ब्रदर, वह अपने भाई को एक पत्र लिख रही है। व्हाट से प्रश्न कर लीजिए, व्हाट इज शी राइटिंग, वह क्या लिख रही है, तो उत्तर में आ रहा है कि एक लेटर लिख रही है, तो लेटर ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन व्हाट से प्रश्न करने पर उत्तर में आ रहा है तो यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है और बिल्कुल यह सही है। whom से प्रश्न कर लेते हैं, whom is she writing to, वह किसको लिख रही है, उत्तर में आ रहा है अपने भाई को लिख रही है, तो हर ब्रदर को कहेंगे कि ऑब्जेक्ट है। और whom से प्रश्न करने पर उत्तर में आ रहा है, इसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे और बिल्कुल यह सही है। ऐसे ही इसमें भी what और whom से प्रश्न कर लेंगे। स्पष्ट हो गया यहाँ से कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचान करेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचान करेंगे, आप आसानी से पहचान कर लेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि जब ग्रामेरियंस ने ऑब्जेक्ट के बारे में रूल बताया था तो उन्होंने नियम यह बताया था कि अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट एक साथ वाक्य में आ जाए तो हमें पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखना होता है, उसके पश्चात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखना होता है। तो देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है, बिल्कुल उनका सिद्धांत यहाँ पर लागू हो रहा है। लेकिन अगले सेंटेंस में देखा जाए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो बाद में चला गया जबकि पहले आना चाहिए, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया। तीसरे सेंटेंस में भी देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में चला गया जबकि पहले आना चाहिए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया। यानी उनका नियम यहाँ पर गलत हो गया। लेकिन उनका नियम गलत नहीं हुआ, उन्होंने अपने नियम को थोड़ा आगे भी विस्तार किया था। विस्तार यह किया था कि जब वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में लिखना चाहते हैं तो वाक्य के अर्थ के अनुसार उचित प्रेपोजिशन से हम जोड़ करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पश्चात प्रयोग कर सकते हैं, और इसलिए यह दोनों ही सेंटेंस सही है। यानी स्पष्ट हो गया कि जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पश्चात लिखना चाहेंगे तो आप वाक्य के अर्थ के अनुसार उचित प्रेपोजिशन से ज्वाइन करके आप लिख सकते हैं। सेंटेंस में कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होगा। तो यहाँ से आशा है मुझे कि आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचान करेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचान करेंगे। यहाँ से बात स्पष्ट हो गई। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप लीजिए 9335135561 यह नंबर आप नोट कर लीजिए और आप व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए। जितना संभव हो सकता है उतना और भी क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी मैं आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ऑब्जेक्ट भी आप पहचान कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपने टेंस पढ़ा होगा तो टीचर अंत में एटसेट्रा लिख देता है, और एटसेट्रा लिख देता है तो स्टूडेंट सेटिस्फाइड हो जाता है कि ऑब्जेक्ट के बाद जो आता है वह एटसेट्रा होता है। या कभी किसी ने प्रयास कर लिया जानने का तो सीधे सीधे बता दिया जाता है कि भाई ऑब्जेक्ट के बाद जो आएगा उन सभी चीज को एटसेट्रा के अंतर्गत हम रख देते हैं। लेकिन इसके बारे में कुछ और भी बातें की गई है, उन बातों को जान लीजिए। उससे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मैं आपको यह बताते चलूं कि एटसेट्रा में 4 चीजें आती है। वो 4 चीजें क्या क्या है, आइए हम उसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्पॉटिंग द एरर के रूप में। तो यह जानकारी हमें जरूरी है, इसके बारे में हमें निश्चित रूप से जानकारी होनी चाहिए। तो आइए हम समझते हैं कि एटसेट्रा में आखिरकार क्या क्या चीज़ें रखी जाती है और उनको हम कैसे पहचान करेंगे और उन्हें हम कैसे अरेंज करेंगे, यह जानकारी होनी चाहिए। तो जान लीजिए एटसेट्रा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एटसेट्रा में 4 चीजें आती है। मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन।
ये चार चीजें एटसेट्रा के अंतर्गत आती हैं। इसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं, इसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं, इसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं और इसे हम एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। नियम यह होता है कि अगर ये चारों एक साथ आ जाए सेंटेंस में तो इनका क्रम हमेशा MPTR का होना चाहिए, यानी मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन के क्रम में होना चाहिए। इनको पहचान करने का भी तरीका जानते चलिए। मैनर को पता करने के लिए जब सेंटेंस में हाउ से क्वेश्चन पुटअप करते हैं, यानी वाक्य में क्रिया से जब हाउ लगा करके प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर में आता है उसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं और एडवर्ब ऑफ मैनर को एटसेट्रा में रखा जाता है। जब वाक्य में क्रिया के साथ वेयर से प्रश्न लगाकर हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो जो हमें उत्तर में आता है उसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं, इसे एटसेट्रा के अंतर्गत रखा जाता है। और जब वाक्य में वेन से प्रश्न करते हैं जो उत्तर में आता है उसे टाइम कहते हैं, उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है, एटसेट्रा के अंतर्गत रखा जाता है। और जब वाक्य में वाई से प्रश्न करते हैं तो वाई से प्रश्न करने पर जो उत्तर में आता है उसे एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं और उसे एटसेट्रा के अंतर्गत रखा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह बात भी समझ में आ गई होगी कि एटसेट्रा में चार चीजें आती है, मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन। इन चारों चीजों को पहचान करने का तरीका हमने बता दिया। आइए हम एक ऐसा एग्जाम्पल जान लेते हैं जिसमें ये चारों एक साथ आए हों। अब तो हम आपको एग्जाम्पल बताना शुरू करेंगे तो प्रत्येक एग्जाम्पल में इनमें से कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा, लेकिन एक ऐसे एग्जाम्पल की बात कर ले जिनमें ये चारों एक साथ आए हो। तो जैसे एग्जाम्पल है द पेशेंट walks slowly in the ground daily to recover his health। सेंटेंस है द पेशेंट वॉक्स स्लोली इन द ग्राउंड डेली टू रिकवर हिज हेल्थ। इस सेंटेंस में द पेशेंट को हम कह देंगे कि यह सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पश्चात वॉक्स को हम कह देंगे कि यह वर्ब है, वर्ब के पश्चात ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट पता कर लीजिए, अभी अभी आपको ऑब्जेक्ट बताया गया है। व्हाट और whom से क्वेश्चन पुटअप करके हम चेक कर लेते हैं कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है या नहीं है। तो व्हाट से प्रश्न कीजिए, व्हाट डज द पेशेंट वॉक, पेशेंट क्या टहलता है, मरीज क्या टहलता है। देखिए इसमें उत्तर में कुछ नहीं आ रहा है, यानी इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। whom से प्रश्न कर लीजिए, whom डज द पेशेंट वॉक, पेशेंट किसको टहलता है। whom से प्रश्न करने पर कुछ भी उत्तर में नहीं आ रहा है, यानी इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो फिर आगे एटसेट्रा होगा। एटसेट्रा अगर होगा तो एटसेट्रा में मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन यही होना चाहिए। तो आगे हम इनको भी पता कर लेते हैं। जैसे मैनर को पता करना है, हाउ से प्रश्न कीजिए, हाउ डज द पेशेंट वॉक, मरीज कैसे टहलता है। उत्तर में आ रहा है स्लोली, धीमे धीमे टहलता है, अर्थात स्पष्ट है कि स्लोली को हम कहेंगे कि यह मैनर है, इसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाएगा। प्लेस को पता करना है, वेयर से प्रश्न कीजिए कि वेयर डज द पेशेंट वॉक, पेशेंट कहाँ टहलता है। उत्तर में आ रहा है ग्राउंड में टहलता है, यानी ग्राउंड को हम कहेंगे कि यह प्लेस है। टाइम पता करना है, वेन से प्रश्न कीजिए, वेन डज द पेशेंट वॉक, पेशेंट कब टहलता है। उत्तर में आ रहा है कि डेली टहलता है, डेली को हम कहेंगे यह टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाएगा, एटसेट्रा के अंतर्गत रखेंगे। रीजन को पता करना है, वाई से प्रश्न कीजिए, वाई डज द पेशेंट वॉक, पेशेंट कब टहलता है। तो
क्यों टहलता है, पेशेंट क्यों टहलता है? उत्तर में आ रहा है टू रिकवर हिज हेल्थ, अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए टहलता है। तो टू रिकवर हिज हेल्थ को कहेंगे कि यह रीजन है, इसे एडवर्ब ऑफ रीजन कहा जाएगा, एटसेट्रा के अंतर्गत रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि एटसेट्रा के अंतर्गत मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन, ये चारों ही चीजों को पहचान करने आपको आ गया होगा। और देखिए, मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन MPTR के सीक्वेंस में है और बिल्कुल सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है। अगर यही सेंटेंस इस प्रकार से आ जाए, द पेशेंट वॉक्स इन द ग्राउंड स्लोली डेली टू रिकवर हिज हेल्थ, तो इसमें ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा। प्लेस पहले और मैनर बाद में नहीं होना चाहिए, मैनर पहले और प्लेस बाद में होना चाहिए। तो इनके सीक्वेंस को बहुत ही ध्यान रख करके आपको अरेंज करना होगा सेंटेंस को, तभी ग्रामेटिकली सेंटेंस सही हो पाएगा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, आपको एटसेट्रा की भी जानकारी हो गई, अर्थात स्पष्ट हो गया यहाँ से कि एटसेट्रा में क्या क्या चीज़ें आती है, उन्हें हम कैसे पहचान करते हैं, और इस कंटिन्यूअस टेंस का असर्टिव कंस्ट्रक्शन आपको पूरी तरह से बता दिया गया। आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं, आगे अगले क्लास में हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।